बदलाव सबसे पहले इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि हम T20 वर्ल्ड कप हारे क्यों। इसमें जो दो खामियां अभी तक नज़र आई हैं वो है हमारी सलामी बल्लेबाजी और दूसरा है हमारी गेंदबाजी। सलामी बल्लेबाजी अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ही कंसिस्टेंट पूरे वर्ल्ड कप के दौरान नहीं नजर आए। वही इसके ये जो बात कर रहे हैं आप, जैसे कि खिलाड़ियों की जो अधिक उम्र के खिलाड़ी उनको टीम से हटा दिया जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप इंग्लैंड जो चैंपियन बनी है उसके जो जिन्होंने उनको खिताब जिताया, बेन स्टोक्स, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कई खिलाड़ी हैं। देखिए, मैंने हटाने का नहीं कहा, मैंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि इन युवाओं को, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में देखा कि हमारा जो पावर प्ले का जो रन रेट था वो बाकी टीमों के मुकाबले सबसे कम था। टीम इंडिया ने पूरे अभी तक T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले खेले सिर्फ 6 की औसत से रन बनाए, बल्कि पावर प्ले में आपको तेज गति से बल्लेबाजी करनी चाहिए। मैं इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है मेरे को ये बोलने में कि टूर्नामेंट में वन ऑफ द वर्स्ट गेंदबाजी थी हमारी। जी जी जी। अगर आप जिम्बाब्वे भी लें तो उनका भी जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो आपको दिख रहा था कि ठीक है, हाँ ये विकेट लेने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। जी जी। हमारे उसमें सिर्फ अर्शदीप और वो जो भुवनेश्वर कुमार की जहाँ जहाँ स्विंग वाली विकेट थी वहाँ शुरू के वो 2-3 ओवर, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, उसके अलावा बहुत ही साधारण गेंदबाजी। और खासकर हम वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ फास्ट गेंदबाजी की बात कर रहे थे। स्पिन बॉलिंग हर टीम, अगर आप देखें, अफगानिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, कोई इंग्लैंड देखें, सब आदिल रशीद या कोई भी उनका लेग स्पिनर था, सब उसको संभल के खेल रहे थे या उनको विकेट दे रहे थे। यहाँ पे सब इंतजार करते कि अब अश्विन आएगा, अब फिर हम इसको मारेंगे और फिर हम रन बटोरेंगे। जी जी। तो मैं शुभमन गिल से ओपनिंग नहीं कराना चाहूँगा, क्योंकि आप फिर से वही गलती दोहराएंगे कि आप पावर प्ले में रन नहीं बना पाए, क्योंकि शुभमन गिल भी उसी तरीके से धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं, कोई तेज स्टार्ट वो नहीं दे पाते जिस तरीके से केएल राहुल और रोहित शर्मा। तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो ज़बरदस्त हिटिंग कर सके, लगातार गेंद को जो है वो बाउंड्री के पार पहुंचा सके। तो मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भुवी ने जो उनके पास अनुभव है, एक गेंदबाजी अटैक को जो लीड करना होता है वो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से भुवनेश्वर कुमार। देखिए, लीडिंग जो गेंदबाजी अटैक को लीड करने की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के हाथों से जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी। हालांकि मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड उमरान मलिक को हूँ देखने के लिए, क्योंकि पहले जब इनको टीम में आए थे और ये निकाल दिए गए थे, जब सवाल ये था कि क्या हम अर्शदीप को लें या उमरान मलिक को लें, कभी भी दोनों को एक साथ खिलाने की बात नहीं होती थी। पर अब दोनों को एक साथ खिलाने की बात हो रही है और उमरान मलिक को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, हालांकि ये रन देते हैं, पर कौन से, आप बताएं कौन से गेंदबाज है जो रन नहीं दे रहे हैं, पर इनको देख के लगता है कि ये बैट्समैन के मन में एक डर बिठा सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद भारतीय टीम में बदलाव की लहर चल पड़ी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज शुक्रवार 18 नवंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में 2024 T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम इंडिया किस नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 साथी मौजूद हैं। एक तरफ है राहुल और दूसरी तरफ है अभिनव, और आप दोनों से मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या बदलाव टीम इंडिया को इस सीरीज के दौरान करने चाहिए। ये सवाल सबसे पहले मैं अभिनव आपसे पूछना चाहूँगा। अंकित, हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि बदलाव होने चाहिए, और ये अगर हम स्क्वाड पे नज़र डालें तो बदलाव हुए भी हैं। और मेरे ख्याल से जितना हमें 9 साल हो गए हैं ICC ट्रॉफी जीते हुए, और जिस तरीके से हम T20 वर्ल्ड कप से निकले, तो बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी ये मिड-30s में प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से उनको अपने आप से उनको ये फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए, ताकि जितने भी, अगर आप देखें ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, हालांकि गायकवाड़ स्क्वाड में है नहीं, बट ये जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, ये सब अब 25-26 इस उम्र के हो रहे हैं। अगर हम अब इनको मौका नहीं देंगे तो कब मौका देंगे। तो बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, ताकि हम यंगस्टर्स को मौका दें और 2 साल में वो इतने प्रैक्टिस हो जाए, उनको मैच प्रैक्टिस की, फिर वो 2024 में कुछ 2007 में जैसा हुआ था वैसा कुछ कर पाएँ। राहुल, आपके हिसाब से क्या बदलाव अब टीम इंडिया को करने चाहिए? देखिए अंकित, बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि कुछ दिग्गज खिलाड़ी सीरीज में नहीं गए हैं, तो बदलाव तो जाहिर है देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बदलाव चयनकर्ताओं को परमानेंट रखने होंगे, क्योंकि केएल राहुल ने परफॉर्म नहीं किया है, इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े, दिनेश कार्तिक ने परफॉर्म नहीं किया है, ऋषभ पंत ने परफॉर्म नहीं किया है। ऐसे खिलाड़ियों को अब मेरे ख्याल से टीम से स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि विकल्पों की कमी नहीं है हमारे पास। अभी अभिनव ने बताया कि ईशान किशन, संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कतार में खड़े हैं और अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, और इनको जब मौके मिले हैं इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाया है। तो ऐसे में इनको अगर लगातार मौके दिए जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परिणाम टीम इंडिया को देखने को मिलेगा। और जो 9 साल की आपने बात करी कि ICC ट्रॉफी नहीं आई है, तो उसका भी विकल्प भारत को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इससे जो राहुल ने यहाँ पे बोला ना कि बदलाव हो रहा है और बदलाव होना चाहिए,
तो इससे मेरा एक पॉइंट जो ये है कि जैसे अगर अब आप विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सबको देखें, ना ही सिर्फ इनकी एक उम्र हो गई है, ठीक है, पर इनका एक खेलने का तरीका एक अलग है। और आजकल का जो टाइम है, अगर हम इंग्लैंड जीते, उनके पास सारे इंपैक्टफुल प्लेयर हैं जो छोटी छोटी पारियां खेलते हैं, मतलब 15 बॉल 18 बॉल और ज्यादा रन मार करते हैं। तो हमें थोड़े इस तरीके के खिलाड़ी चाहिए। आप देखें ना, ईशान किशन को आपने इतने टाइम तक खिलाया, फिर आप उनको वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, तो वो क्या फायदा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हर बार जैसे वर्ल्ड कप से पहले क्या हो रहा था कि जो वेस्ट इंडीज की सीरीज हो गई, जिम्बाब्वे की, आप उसमें ऐसी स्क्वाड लेके जाते थे बहुत एक्सपेरिमेंटल, पर ये आपकी मेन स्क्वाड नहीं होती थी। अब चीजें बदलनी चाहिए कि ये अब आपकी मेन स्क्वाड होनी चाहिए, जो ये परमानेंट स्क्वाड की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा बीसीसीआई ने कहा भी है कि बीसीसीआई के जो सूत्रों का कहना है वो ये है कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, ऐसे खिलाड़ियों को अब T20I में ज़्यादा खेलने के मौके नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होना है। तो ऐसे में ये सीनियर खिलाड़ी 50 ओवर के वर्ल्ड कप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो T20I फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, तो ये युवाओं के लिए भी अच्छा मौका होगा अपनी प्रतिभा साबित करने का। रही बात बदलाव की, तो हमें बदलाव सबसे पहले इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि हम T20 वर्ल्ड कप हारे क्यों। इसमें जो 2 खामियां अभी तक नज़र आई हैं वो है हमारी सलामी बल्लेबाजी और दूसरा है हमारी गेंदबाजी। सलामी बल्लेबाजी अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ही कंसिस्टेंट पूरे वर्ल्ड कप के दौरान नहीं नजर आए। वही इसके ये जो बात कर रहे हैं आप, जैसे कि खिलाड़ियों की जो अधिक उम्र के खिलाड़ी उनको टीम से हटा दिया जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब इंग्लैंड जो चैंपियन बनी है उसके जिन्होंने उनको खिताब जिताया, बेन स्टोक्स, उनकी उम्र काफी ज्यादा है। इसके अलावा कई खिलाड़ी हैं। देखिए, मैंने हटाने का नहीं कहा, मैंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि इन युवाओं को, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में देखा कि हमारा जो पावर प्ले का जो रन रेट था वो बाकी टीमों के मुकाबले सबसे कम था। टीम इंडिया ने पूरे अभी तक T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले खेले सिर्फ 6 की औसत से रन बनाए, बल्कि पावर प्ले में आपको तेज गति से बल्लेबाजी करनी चाहिए और कोई विकेट भी नहीं गंवाना चाहिए। इस तरीके की रणनीति एक टीम की होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे वही राहुल की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जैसे विराट कोहली, मैं नहीं कह रहा कि विराट कोहली को आप हटाएं, आपको टीम में एक ऐसा प्लेयर चाहिए। हमने पाकिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग देखी, ऐसे में कोई भी इंपैक्टफुल प्लेयर हो वो नहीं जिता सकता था वो वाला मैच। विराट कोहली ने जिताया। पर दिक्कत यहाँ है कि जैसे रोहित शर्मा वगैरह हैं, 50 इन्होंने भी मारे, पर आप देखो ना 50 अगर 40-45 गेंदों पे आ रहे हैं तो उस 50 का क्या फायदा है। आप बिल्कुल अंत में तो 4 विकेट गवा के ही सिर्फ 150, 140, 160 पे पहुंचने क्या फायदा। इससे तो 8 विकेट गिरा के 180 पे पहुंच जाए, ज्यादा चांसेस है मैच जीतने के। इसी चीज की बात कर रहा हूँ कि खिलाड़ियों की प्रतिभा में कमी नहीं है, अगर आप उनको ना भी बदलें तो उनकी मानसिकता की बात मैं कर रहा हूँ। जो पूरे साल कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, हम धाकड़ बल्लेबाज लेके आ रहे हैं, हर पोजीशन पे बल्लेबाजों को तैयार कर रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तो उस चीज की जरूरत है मेरे ख्याल से। टीम इंडिया को मानसिकता में अपनी बदलाव लाने की जरूरत हो नहीं सकता ना। आप मानसिकता तो फिर आप पिछले 2 साल से या 1 साल से भी उनकी बदलने की कोशिश, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का काफी मौका था वर्ल्ड कप से पहले। आप देखिए, अगर ना सिर्फ हम बल्लेबाजी की बात नहीं करेंगे, गेंदबाजी की भी बात करेंगे, और उसमें भी सेमीफाइनल की बात नहीं, बल्कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी देखें तो टीम इंडिया के गेंदबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, और वो स्थिति एक बार सामने आ गई थी कि बांग्लादेश भी टीम इंडिया को वो मैच हरा सकती थी अगर लिटन दास शायद रन आउट नहीं होते। मैं इस चीज में कोई शर्म नहीं है मेरे को ये बोलने में कि टूर्नामेंट में वन ऑफ द वर्स्ट गेंदबाजी थी हमारी। जी। अगर आप जिम्बाब्वे भी लें तो उनका भी जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो आपको दिख रहा था कि ठीक है, हाँ ये विकेट लेने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। जी। हमारे उसमें सिर्फ अर्शदीप और वो जो भुवनेश्वर कुमार की जहां स्विंग वाली विकेट थी वहां शुरू के वो 2-3 ओवर, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, उसके अलावा बहुत ही साधारण गेंदबाजी। और खासकर हम वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ फास्ट गेंदबाजी की बात कर रहे थे, स्पिन बॉलिंग हर टीम, अगर आप देखें अफगानिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, कोई इंग्लैंड देखें, सब आदिल रशीद या कोई भी उनका लेग स्पिनर था, सब उसको संभल के खेल रहे थे, उनको विकेट दे रहे थे। यहाँ पे सब इंतजार करते कि अब अश्विन आएगा, अब फिर हम इसको मारेंगे और फिर हम रन बटोरेंगे। जी। और यही पूरे वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिला कि लगातार अश्विन को ही खिलाते गए और उसका खामियाजा टीम भुगतती चली गई। अश्विन को शायद इस लिहाज से टीम में खिलाया गया कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच टीम की ये होनी चाहिए कि अश्विन तक शायद बल्लेबाजी का कोई अवसर ही ना आए। वहीं इसके साथ ही अब बात करते हैं चेंजेस की, कि कल का जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं तय करेगी कि हम किस तरीके का एक्सपेरिमेंट आने वाले 2 सालों में करने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की आपने बात करी तो मुझे लगता है कि सलामी बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन तो हैं, दूसरे बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल अपना T20I डेब्यू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया था।
तो हार्दिक पांड्या उनको मौका दे सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट डाउन मुझे लगता है श्रेयस अय्यर आएंगे और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की जगह तो पक्की है अगले लगभग 1-1.5 साल तक के लिए, अगले विश्व कप तक। उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या स्वयं आएंगे और उसके बाद ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में मेरे ख्याल से रह सकते हैं और स्पिन गेंदबाजी में और ऑलराउंडर में वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है मेरे ख्याल से। इसके अलावा युजवेंद्र चहल मेरे ख्याल से एक बार फिर से वापसी करेंगे और तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। जी हाँ, जहाँ तक अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं शुभमन गिल से ओपनिंग नहीं कराना चाहूँगा, क्योंकि आप फिर से वही गलती दोहराएंगे कि आप पावर प्ले में रन नहीं बना पाए, क्योंकि शुभमन गिल भी उसी तरीके से धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं, कोई तेज स्टार्ट वो नहीं दे पाते जिस तरीके से केएल राहुल और रोहित शर्मा। तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो ज़बरदस्त हिटिंग कर सके, लगातार गेंद को जो है वो बाउंड्री के पार पहुंचा सके। शुभमन गिल जो है कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में खेलते हैं, शुरू के 2-3 ओवर वो जो है डिफेंसिव अप्रोच से खेलते हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजू सैमसन को से जो है कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाजी करानी चाहिए। लेकिन ईशान किशन और संजू सैमसन का जो आप पेयर बनाएंगे वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हो सकता है। अगर आप ईशान किशन और शुभमन गिल को देखें, एक बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता है, दूसरा एंकर कर सकता है, तो उस हिसाब से दोनों की जोड़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा परफेक्ट मेरे को अंकित की बात सही लग रही है। यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए कि अगर ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, अग्रेसिव खेलेंगे, आउट हो सकते हैं, फिर क्या बचा इस सीरीज में इंडिया के पास? शुभमन गिल, बाई चांस अगर वो आए ओपनिंग करने, शुभमन गिल और फिर श्रेयस अय्यर, और दोनों ही बिल्कुल ही एक ओडीआई टाइप इनिंग खेलने वाले हैं, तो वो वापस वहीं अटक जाएंगे। सो मेरा जो मेन सवाल है ना इस स्क्वाड से और इस प्लेइंग 11 से, वो ये है कि क्या इसमें भी खामियां हैं कि आप पृथ्वी शॉ को क्यों नहीं ले जा सकते थे? 2 एक्सप्लोसिव बल्लेबाज रखने में क्या हर्ज है? इंग्लैंड ने भी वही रखा था, एलेक्स हेल्स था और जॉस बटलर था, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हेल्स इंग्लैंड अब हटाए भी या जो भी करे, आएगा कौन? बेस्टो आएगा, वो भी आक्रामक बल्लेबाज है। तो आपको अनलेस एंड अनटिल अगर आप जाएंगे ही नहीं अग्रेसिव बैट्समैन के साथ, आउट होने का डर तो हर किसी का है, शुभमन गिल भी आउट हो सकता है, तो अब पूरी ऑल एंड आउट अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम वैसा है। और अग्रेसिव अप्रोच के हिसाब से ही मैं नंबर 3 पर कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा को खिलाना चाहूंगा। अगर आप T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखें तो उन्हें कोई खास मौके नहीं मिले, उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्कि फिनिशर की भूमिका उन्हें दी गई, जिसके लिए वो शायद बिल्कुल भी फिट साबित नहीं होते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो समय आ गया है कि दीपक हुड्डा को जो है कहीं ना कहीं ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी दी जाए, क्योंकि अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले हमने उन्हें देखा कि किस तरीके से उन्होंने शतक लगाया था सलामी बल्लेबाजी करते हुए, और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि T20 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर के बजाय दीपक हुड्डा को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, वो भी स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में टीम में शामिल थे, और दीपक हुड्डा जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो है टॉप के जो 15 खिलाड़ियों की जो सदस्य की जो टीम गई थी उसमें शामिल थे। तो ऐसे में दीपक हुड्डा को ज़्यादा चांसेस देने चाहिए। लेकिन अंकित, आपकी इस बात में एक मेरे को विरोधाभास नजर आ रहा है। अभी हमने बात करी थी कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो 30 के आसपास हैं उनको मौके अब देने बंद करने होंगे टीम इंडिया में, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वर्ल्ड कप में आके फ्लॉप हो गए। तो दीपक हुड्डा मुझे नहीं लगता कि भविष्य बन सकते हैं कि 2 साल तक लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा सके 2024 वर्ल्ड कप तक। जबकि श्रेयस अय्यर जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर एक तरीके से क्षमता है और उन्हें एक तरीके से भविष्य का कप्तान भी माना जा सकता है। वो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हैं, तो वो देखिए भविष्य के कप्तान के तौर पर अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार हार्दिक पांड्या ही मुझे T20 फॉर्मेट में नज़र आते हैं। अगर उससे पहले भी अगर आप नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं BCCI जिस तरीके से देख रहा है, BCCI के नज़रिए से वो केएल राहुल को ज़्यादा प्राथमिकता अभी देना चाहते हैं ODI फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में। मेरा तो ये मानना है कि आपको प्लेयर से ज़्यादा ये चुनना पड़ेगा कि आपकी टीम की एक मानसिकता क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए, कुछ प्लेयर चाहिए अग्रेसिव हैं, कुछ चाहिए जो रुक कर खेलें, टिक कर खेलें, तो आप उस हिसाब से टीम बनाएं। पर ये देखना पड़ेगा, अब टाइम चेंज हो रहा है। 2007 में अलग टाइम था, 2010 में अलग, 15 में अलग, अब अलग है। अब टाइम यह है कि आप हर टीम 6 आक्रामक बल्लेबाज रखती है, आउट हो जाए 30-35 रन मार के 10 बॉल में, कोई दिक्कत नहीं, आप एक टोटल तो पहुंचा दो, और फिर पूरे 5 एकदम बढ़िया से गेंदबाज। तो यहाँ पे भी अगर आपकी पूरी मानसिकता ये है कि सब अग्रेसिव होने चाहिए, फिर आपने उम्र नहीं देखनी। सूर्य कुमार खुद 32 साल के हैं पर वो पूरे आक्रामक बल्लेबाज है ना, तो उनको हम नहीं निकाल सकते, वो रहेंगे क्योंकि वो आक्रामक है। तो उस लिहाज से फिर मैं श्रेयस अय्यर को नहीं देखता, फिर मैं दीपक हुड्डा को देखता हूँ। पर अगर आप कहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो एंकर करे कि अगर ऊपर हमारे 1-2 विकेट गिर गए, फिर मैं श्रेयस अय्यर को देखता हूँ दीपक हुड्डा के ऊपर। जी बिल्कुल उसी हिसाब से, क्योंकि टीम का आकलन जो है
वो उम्र के आधार पर नहीं बल्कि उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के आधार पर करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं अभिनव का मानना है। और इसके साथ ही अब बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी की बात करते हैं और खासकर तेज गेंदबाजी की। तो इस स्क्वाड में भुवनेश्वर कुमार का नाम भी शामिल है, ये वर्ल्ड कप में भी थे। हर्षल पटेल का नाम भी शामिल है, मुकाबला एक भी खेले नहीं लेकिन वर्ल्ड कप की टीम में ये थे। और अर्शदीप भी थे। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये सीरीज जो है T20I होने वाली है, इसमें आप तेज गेंदबाजी के विकल्प कौन से देखना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ जिस गेंदबाज को लेकर, वो है उमरान मलिक। मैं बिल्कुल रफ्तार है उनके पास। हालांकि जो मौके उनको मिले हैं, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शायद उन्होंने एक मैच खेला था, तो उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, काफ़ी महंगे साबित हुए थे। लेकिन उनके पास जो स्पीड है, जो भारतीय गेंदबाजों के पास अक्सर नहीं देखने को मिलती, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने वर्ल्ड कप में प्रभावित किया है। हालांकि जो गेंदबाजी अटैक अभिनव ने भी कहा कि अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप सिंगल उनके अकेले प्रदर्शन को देखें, वो बहुत प्रभावशाली रहा। जी और जी जी उनकी भी गेंदबाजी, जी हाँ, अर्शदीप की गेंदबाजी पे कोई खास कमी मेरे को नज़र नहीं आई, सिवाय अगर सेमीफाइनल का मुकाबला छोड़ दिया जाए। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से जो कल के मुकाबले में पेस अटैक टीम इंडिया का होना चाहिए वो है मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भुवनेश्वर कुमार को मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भुवी ने जो उनके पास अनुभव है, एक गेंदबाजी अटैक को जो लीड करना होता है, वो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से भुवनेश्वर कुमार। लेकिन लीडिंग जो गेंदबाजी अटैक को लीड करने की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के हाथों से जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी। मैं अभी यही कहने वाला था कि अब बात यह है कि आप 2024 की तैयारी में हैं। अगर सिर्फ इस सीरीज की बात हम करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार चल जाता है, पर अगर हमें 2 साल में देखना है तो मैं मोहम्मद सिराज को देखना चाहूंगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार टीम के साथ 2 साल तक नहीं रहेंगे, जी जी, है ना। और ऊपर से मैं अभी भी इस गेंदबाजी से संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड उमरान मलिक को हूँ देखने के लिए, क्योंकि पहले जब इनको टीम में आए थे और ये निकाल दिए गए थे, जब सवाल ये था कि क्या हम अर्शदीप को लें या उमरान मलिक को लें, कभी भी दोनों को एक साथ खिलाने की बात नहीं होती थी, पर अब दोनों को एक साथ खिलाने की बात हो रही है। और उमरान मलिक को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, हालांकि ये रन देते हैं, पर कौन से, आप बताएं कौन से गेंदबाज है जो रन नहीं दे रहे हैं, पर इनको देख के लगता है कि ये बैट्समैन के मन में एक डर बिठा सकते हैं, विकेट ले सकते हैं। और साथ ही में फिर अगर एक छोर से ये डर बिठा रहे हैं और दूसरे ओर से वो अर्शदीप सिंह अगर विकेट ले रहे हैं, तो भारत के लिए बहुत बेहतरीन होगा, एक अच्छा गेंदबाज बन सकता है। जी हाँ, और जहाँ तक हमने तेज गेंदबाजी की बात करी, वहीं स्पिन बॉलिंग पर अगर आप बात करें तो पहले एक जोड़ी होती थी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की, उसके बाद टीम इंडिया में एक जोड़ी आई युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की। इस स्क्वाड में जो है कुलदीप यादव भी शामिल हैं, तो ऐसा आप कोई बदलाव देखना चाहेंगे कि ये दोनों जोड़ी जो है वो एक साथ मैदान पर उतरे? मैं दोनों तो एक साथ नहीं उतरेंगे, खेलेगा तो दोनों में से कोई एक। हालांकि मैं यहाँ पर मेरे को स्पिन बॉलिंग को लेके टीम मैनेजमेंट का कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने कुलदीप यादव का मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल संजू सैमसन की तरह इनका पैरेलल है। ये रहते हैं, आप देखें तो हर स्क्वाड में हर इवेंट में रहते हैं, पर ये कभी खेलते नहीं, इनके ऊपर कोई दूसरा ही प्लेयर खेल रहा होता है, चाहे वो भले ही अश्विन हो या कोई और प्लेयर हो। और चहल को आप 2 बारी से खिलाया नहीं ना, 21 के वर्ल्ड कप में लिए नहीं थे, 2022 में आपने पिक नहीं किया, तो ऐसे में फिर आप इन दोनों के साथ क्यों जा रहे हैं? रवि बिश्नोई के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? जी हाँ, ये सबसे एक कहीं ना कहीं ये एक BCCI का जो फैसला है जो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि रवि बिश्नोई को आप स्टैंड बाई खिलाड़ी के रूप में T20 वर्ल्ड कप में लेके गए, उसके बाद आपने उन्हें सीधा बाहर कर दिया टीम से। तो ये रणनीति BCCI की मेरे को भी बिल्कुल समझ में नहीं है, क्योंकि रवि बिश्नोई इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और अभी तक उन्होंने जितने भी मैच इंडिया के लिए खेले हैं उसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक खिलाड़ी के तौर पर उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो होता है ऐसे अगर आप इस तरीके के फैसले लेते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से सीधा एकदम से बाहर कर देते हैं। आप युजवेंद्र चहल को लेके गए लेकिन आपकी टीम में वो एक भी मैच नहीं खेल पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ रणनीति है जो कि BCCI और टीम मैनेजमेंट की जो है वो हमारी समझ से परे हैं। तो चलिए, मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या रणनीति टीम इंडिया की आने वाले 2 सालों में होनी चाहिए, किस बदलाव के साथ टीम इंडिया को आने वाले T20I मुकाबलों में उतरना चाहिए, ये बड़े विस्तार से समझाया। अब कल के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी ये तो कल का मैच ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपके लिए ऐसे तमाम शो लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।